Hello students, in the last class we discussed ideal gas equation और हमने ये भी बात करी थी कि नन ऑफ द गैस इज़ आइडियल गैस। जो भी गैसेस हैं वो रियल गैसेस हैं। कोई भी गैस आइडियल गैस या परफेक्ट गैस की तरह बिहेव नहीं करती है। लेकिन अगर हम कुछ कंडीशंस को सेट कर दें तो रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने लगती हैं। और वो कंडीशंस हैं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा कि एट लो प्रेशर्स एंड हाई टेम्परेचर द रियल गैसेस ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन। अदरवाइज जनरली हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जो गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर जाती हैं। यानी वो गैसेस जो हैं वो आइडियली बिहेव नहीं करेंगी, यानी वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं। और इसी तरह से जो हमने गैसियस लॉस पढ़े थे, तो रियल गैसेस जो हैं वो पूरी तरह से उन गैसियस लॉस को भी फॉलो नहीं करेंगी। और इसी के साथ साथ हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आती है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं। सिर्फ आइडियल गैसेस ही उन सारे पोस्टुलेट्स को फॉलो करती हैं, बहुत ही रिजिड तरीके से फॉलो करती हैं, ठीक है। लेकिन जो रियल गैसेस हैं वो कंफर्म नहीं करती हैं, वो फॉलो नहीं करती हैं। ना तो वो काइनेटिक थ्योरी के सारे पोस्टुलेट्स को फॉलो करेंगी, ना ही वो गैसियस लॉस को पूरी तरह से रिजिड तरीके से फॉलो करेंगी, और ना ही वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगी, राइट। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक आइडियल गैस क्या है, तो आइडियल गैस वो है जो पूरी तरह से आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हो। और रियल गैस क्या है, जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती और उस आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर जाती है। और डिविएशन कब होता है? डिविएशन के लिए दो कंडीशन है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, जो डिविएट कर जाती हैं। इसी तरह से गैसेस की टेंडेंसी होती है लिक्विफाई करने की। जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, जो गैसेस हाईली सॉलेबल होती हैं, राइट, जैसे अमोनिया की हम बात करें, अमोनिया इजीली लिक्विफाई भी हो जाती है, अमोनिया हाईली सॉलेबल भी है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी ऐसा ही नेचर है और सल्फर डाइऑक्साइड का भी ऐसा ही नेचर है। तो जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई होती हैं, हाईली सॉलेबल होती हैं, वो ज़्यादा डिविएशन शो करती हैं। डिविएशन मतलब क्या हुआ कि आइडियल बिहेवियर को फॉलो ना करके उससे थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर वो शो करेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में जो हमें बात करना है, हमारा टॉपिक यही है, रियल गैसेस और आइडियल गैसेस की हमें बात करनी है। और जो रीज़न है, जो कॉज है डिविएशन का आइडियल बिहेवियर से, हम उन्हीं रीज़न या उन्हीं कॉजेस पे फोकस करेंगे। अब ये रीज़न्स जो निकल कर आते हैं कि क्यों कोई भी एक गैस आइडियल बिहेवियर को फॉलो नहीं करती, वो ये दो पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और हम इनको डिस्कस करने से पहले बात करेंगे कि ये दो पॉइंट्स जो आते हैं वो कहलाते हैं फॉल्टी अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी में हर चीज़ बहुत ही आइडियली ली गई है और उसमें जो कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं उसमें से दो पॉइंट ऐसे हैं जिनको कहा जाता है फॉल्टी अजम्पशंस। तो बेसिकली ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर based on faulty assumption। फॉल्ट गलत, कुछ गलती है उसमें, faulty assumptions of kinetic theory of gases, kinetic theory of gases, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉल्टी अजम्पशंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या हैं। देखिए, काइनेटिक थ्योरी में ये बात बोली गई है कि जो गैसेस हैं उनका जो वॉल्यूम, हमने कहा था कि गैसेस जिस कंटेनर में रखी जाती हैं उसी कंटेनर का वो शेप भी ले लेती हैं, उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेती हैं, ठीक है। एक बहुत बड़े कंटेनर में बहुत थोड़ी सी गैस होगी, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत थोड़े से होंगे जो पूरे कंटेनर में स्प्रेड हुए होंगे, राइट। तो काइनेटिक थ्योरी में ये चीज़ बोली गई कि जो वॉल्यूम होता है गैसेस का वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, यानी वो वॉल्यूम को बिल्कुल नेग्लिजिबल या ज़ीरो मान के चल रहे हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही लिखा हुआ है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, उन्होंने कहा। यानी गैसेस का जो भी वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, राइट। और दूसरा जो एक फॉल्टी अजम्पशन है वो है कि काइनेटिक थ्योरी में कहा गया कि अगर एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, हमने स्टार्टिंग में गैसेस की प्रॉपर्टीज़ करी थी जिसमें हमने एक और पॉइंट या एक और प्रॉपर्टी गैस की करी थी कि गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और चारों डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, राइट, चारों डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे।
और काइनेटिक थ्योरी में ये चीज़ मानी गई कि वो जो गैसेस के मॉलिक्यूल, सपोज ये कंटेनर है, उसके अंदर ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, कहा गया कि इसके बीच में कोई भी इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है। ये दूसरा फॉल्टी अजम्पशन था, ठीक है, कि इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शंस आर नॉट प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इनको हम कहते हैं फॉल्टी अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्योंकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। और इस चीज़ को पॉइंट आउट किसने किया? इस चीज़ को पॉइंट आउट करने वाले साइंटिस्ट का नाम हमने इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ा था, और वो नाम क्या है? वॉन डर वॉल, राइट। तो वॉन डर वॉल ने सबसे पहले इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि अगर हम बात कर रहे हैं कि जो गैसेस का वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो ये पॉइंट सही नहीं है, क्योंकि गैसेस का भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम ज़रूर होगा। ठीक है, एग्रीड कि वॉल्यूम के जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसके कंपैरेटिवली, राइट, गैसेस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो सकता है, बट गैसेस डू हैव सम वॉल्यूम, कुछ ना कुछ वॉल्यूम उनका ज़रूर होगा। अगर ये गैस कंटेनर के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और इनको अगर हम एक कॉर्नर में ले आए, मतलब सबको अगर हम एक जगह कर दें, तो ये कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं, यानी इनका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गैसेस का कोई भी वॉल्यूम नहीं है। इसी तरह से हमें सबसे पहले चैप्टर में इसीलिए इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पढ़ाए गए, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाए गए हैं, कि जिसमें हमने, अगर आपको याद हो तो, डिस्पर्जन फोर्सेस की बात करी थी कि अगर कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी अगर है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी इंस्टेंस पे एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, भले ही वो वीक हो, और उसी अट्रैक्शन को हमने बोला था वॉन डर वॉल फोर्सेस। वॉन डर वॉल फोर्सेस की बात हुई थी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन आता है। तो अगर काइनेटिक थ्योरी ये कह रही है कि इंटरमॉलिकुलर यानी मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शंस आर नॉट प्रेजेंट, राइट, तो ये भी पॉइंट सही नहीं है, उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। तो सेकेंड पोस्टुलेट काइनेटिक थ्योरी का क्या है? इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शंस आर नॉट प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। अगेन दिस इज रॉन्ग, दे हैव सम इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शंस एंड दोज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर कॉल्ड वॉन डर वॉल फोर्सेस। गैसेस आइडियल बिहेवियर से कितना डिविएट करेंगी, इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं एक फैक्टर के थ्रू, एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, राइट। और मैथमेटिकली Z लिखा जाता है Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT, राइट। यानी इसको हम कह सकते हैं कि रेशियो है किसका किसका? प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन NRT। उस रेशियो को हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, राइट। अगर आइडियल गैस इक्वेशन होगी, इफ अ गैस इज आइडियल, ठीक है, तो हमने आइडियल गैसेस के लिए क्या कहा था कि PV की वैल्यू किसके बराबर होती है? NRT के बराबर होती है। तो अगर एक गैस आइडियल है और PV और NRT की वैल्यू सेम आ रही है, तो Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इज इक्वल टू 1, यानी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। जब PV और NRT दोनों की वैल्यूज़ बराबर होंगी तभी 1 आएगा। यहाँ वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन और NRT का मल्टीप्लिकेशन सेम है, हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर वैल्यू 1 आ रही है तो गैस आइडियल है। लेकिन अगर एक गैस रियल है, यानी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव ही नहीं कर रही है, ठीक है, इफ़ अ गैस इज रियल, तो फिर क्या होना चाहिए? वो फॉलो ही नहीं करती है आइडियल गैस इक्वेशन को, यानी PV इज़ नॉट इक्वल टू NRT होगा। तो उस कंडीशन में Z क्या हो सकता है? Z ऑल्सो विल नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और दो कंडीशन हो सकती हैं कि Z की वैल्यू हो सकता हो 1 से कम हो, या फिर Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो। यानी कि अगर PV का मल्टीप्लिकेशन NRT से ज़्यादा होगा, यानी ये जो वैल्यू आ रही है न्यूमरेटर में, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम है, तो Z की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा आएगी, अदरवाइज फ्रैक्शन में आएगी, यानी कि वो क्या होगी? 1 से कम हो जाएगी। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अगर पूछना हो आपसे, कभी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, तो रेशियो है किसका किसका? PV और NRT का रेशियो है। और ये गैसेस के बेसिकली जो बिहेवियर है, यानी वो आइडियल गैस बिहेवियर से जो डिविएट हो रही हैं, उसको मेजर करने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और Z की वैल्यू अगर 1 आती है तो हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है। Z को हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं,
इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस अगर हमको लिखना हो, ठीक है, तो हमने कहा कि अगर वॉल्यूम आइडियल गैस और रियल गैस का बराबर है, राइट, दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो उस केस में क्या होंगे, दोनों वॉल्यूम बराबर होंगे। और अगर दोनों वॉल्यूम बराबर हो रहे हैं तो z को अगर हम वॉल्यूम के टर्म में लिखें तो z इज इक्वल टू हो जाता है v रियल अपॉन v आइडियल, राइट। तो v रियल और v आइडियल अगर हम लिख रहे हैं और अगेन अगर दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो z की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर z की वैल्यू 1 आ रही है तो फिर वही वाली चीज़ हो जाएगी कि जो गैस है वो आइडियल है। लेकिन अगर z की वैल्यू 1 नहीं आ रही है, 1 नहीं कब आएगी, जब इन दोनों में क्या होगा, पहला कंडीशन ये हो सकती है कि इफ़ जो वॉल्यूम है रियल वॉल्यूम दैट इज़ लेस दैन आइडियल वॉल्यूम ऑफ द गैस, कम आ रहा है, आइडियल वॉल्यूम अगर ज़्यादा आ रहा है तो z की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, है ना, रियल यहाँ कहाँ है, देखिए न्यूमरेटर में रियल आ रहा है तो रियल की वैल्यू कम है, आइडियल की ज़्यादा है, तो z क्या हो जाएगा, z विल बी, सॉरी ये इक्वल टू का निशान लग गया, इक्वल टू नहीं होगा, z विल बी लेस देन 1। और सेकेंड कंडीशन इसकी ऑपोजिट हो सकती है कि इफ़ v रियल इज़ ग्रेटर देन v आइडियल, वैल्यू z इज इक्वल टू वी रियल अपॉन वी आइडियल है, तो अभी वी रियल की वैल्यू ज़्यादा है, न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, आइडियल की वैल्यू कम है, तो z विल बी ग्रेटर देन 1, राइट। तो ये z हो गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो फॉल्टी अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी को करेक्ट करने के लिए वॉन डर वॉल ने आइडियल गैस इक्वेशन को भी करेक्ट किया। और किस तरह से करेक्ट किया कि उसमें जो वॉल्यूम और प्रेशर टर्म्स थे आइडियल गैस इक्वेशन में, आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू 1RT, तो उसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम आ रहा है उन दोनों टर्म्स को उन्होंने करेक्ट किया। किस तरह से वो देखते हैं। पहले हम वॉल्यूम करेक्शन की बात करते हैं कि वॉन डर वॉल ने किस तरह से वॉल्यूम करेक्शन किया और अपनी इक्वेशन जो हमने यहाँ नीचे लिख रखी है इस इक्वेशन को प्रेजेंट किया, वॉल्यूम करेक्शन। अब देखिए काइनेटिक थ्योरी में क्या बोला गया था कि जो गैसेस का वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, गैसेस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। तो अगर हमें ये मान के चलना है कि एक्चुअल कंटेनर जो आ रहा है कितना होगा, तो उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा कि वो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनको माइनस करना पड़ेगा। तो वॉन डर वॉल ने भी यही चीज़ करी कि उन्होंने वॉल्यूम एक रियल गैस का निकालने के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल था फॉर कंप्रेशन या मूवमेंट ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल, उसमें से माइनस कर दिया वो वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई कर रहे थे। और उसके लिए इन्होंने जो टर्म या वेरिएबल यूज़ किया वो है बी, ठीक है। तो वॉल्यूम करेक्शन उन्होंने क्या किया कि जो आइडियल गैस इक्वेशन में पी वी इज इक्वल टू NRT था, उसमें जो NRT उसमें जो V है, V की जगह पे अब हम लिखेंगे V इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V माइनस बी। और B है क्या, B बेसिकली एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग है। तो B को हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम विच इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, राइट। और जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आता है B, वो बेसिकली होता क्या है, 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल होता है। तो वॉल्यूम का करेक्शन उन्होंने किया, फिर प्रेशर का करेक्शन भी करना है। प्रेशर के करेक्शन के लिए उन्होंने वो जो फॉल्टी अजम्पशन था कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में उन्होंने कहा कि कोई भी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पता है कि कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर आते हैं, वॉन डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही होंगे अगर कुछ और नहीं हुआ तो, राइट। तो अब उससे होगा क्या, देखिए एक गैसेस जो हैं, जो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो गैसेस जो हैं वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, है ना, इक्वली एक्सर्ट करती हैं, चारों डायरेक्शन में एक्सर्ट करती हैं। अब जब गैसेस के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाएंगे तो अज्यूम करिए कि एक गैस जितने प्रेशर से कंटेनर की वॉल को हिट करने जा रहा था वो उतने प्रेशर के साथ वॉल को हिट नहीं कर पाएगा, यानी प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो अब प्रेशर के टर्म को भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा, और उस प्रेशर के टर्म को करेक्ट करने के लिए हम जो बात करेंगे कि प्रेशर, सेकंड जो हुआ प्रेशर करेक्शन, कि आइडियल प्रेशर कितना आ रहा है। तो P आइडियल की जो बात होती है, P आइडियल इज इक्वल टू हो जाता है P ऑब्जर्व्ड,
जितना आ रहा है, और उसमें हम कुछ प्रेशर और सम करते हैं, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। उतने प्रेशर के साथ गैसेस के मॉलिक्यूल जो कि रिजिड होते हैं, काफ़ी बड़े शेप के, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है उनका, और स्फेरिकल होते हैं वो, मतलब पूरे पूरे प्रेशर के साथ वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्रेशर का रिडक्शन होना है तो हमें पी डैश, यानी उतना जितना रिडक्शन हो रहा है उतना प्रेशर हमें प्रेशर के टर्म में जोड़ना होगा, तब कहीं हमको आइडियल प्रेशर मिलेगा, ठीक है ना। तो वो जो पी डैश की वैल्यू निकाली गई, अब हम पूरा डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं कैसे निकाली गई, वो 1 मोल ऑफ द गैस के लिए जब हम लिखते हैं तो वो आती है A/V²। अब यहाँ पे भी जो A है, ठीक है ना, जैसे B यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे A भी जो है वो कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है। और ये A किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये बेसिकली A जो है ये रिलेट करता है, इट्स रिलेटेड टू intermolecular forces of attraction, related to intermolecular forces of attraction, ठीक है। अब ये जो A और B जो दोनों कांस्टेंट हैं, ये हमने पहले ही कहा, अलग अलग गैसेस के लिए इनकी अलग अलग वैल्यू होती है। और ये भी जो B है ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, साइज़, गैसेस मॉलिक्यूल का जो साइज़ होगा उस पर डिपेंड करेगा, राइट। जितना ज़्यादा साइज़ होगा बी का, जितना ज़्यादा साइज़ होगा गैस के मॉलिक्यूल का, उतनी ही हायर वैल्यू आएगी बी की। तो बी साइज़ से निकल के आएगा क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और जो ए होगा वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को रिलेट करता है। तो अब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में अगर पी की जगह पे हम लिख दें P+A/V², ठीक है ना, यही हो जाएगा। पी प्लस और पी डैश की जगह पर हमने क्या लिखा है, A/V², सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। दोनों प्रेशर और करेक्शन टर्म को यहाँ लिख देते हैं बाय, तो हमने करेक्शन टर्म्स जो थे वो करेक्शन टर्म्स को हमने आइडियल गैस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो नाउ वी हैव अनदर इक्वेशन P+A/V², V - B इज इक्वल टू RT। 1 मोल ऑफ द गैस के लिए इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं वॉन डर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। इसी इक्वेशन को अगर हमें n मोल्स ऑफ द गैस के लिए लिखना होगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी P+N²A/V², V माइनस NB, जितने भी मोल्स होंगे उनके जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू nRT। दिस इज़ फॉर n मोल ऑफ गैस। यानी मान लीजिए आपको इक्वेशन में 0.01 दे रखा है या हाफ मोल दे रखा है, यानी 1 मोल नहीं है, तो n नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये इक्वेशन आ जाएगी। और अगर 1 मोल ऑफ द गैस है तो यहाँ भी आप अगर आप 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो A/V² ही रहेगा, और यहाँ भी जब आप b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो V - B आएगा। तो 2 इक्वेशंस हमारे पास हो गई, एक है 1 मोल ऑफ द गैस के लिए, एक है n मोल ऑफ द गैस के लिए। और आपको सिर्फ इक्वेशन ही याद रखनी है, ध्यान रखनी है, जस्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। डेरिवेशन हमें नहीं करना है, और इक्वेशन में चेंज क्या आया है वो चीज़ याद रखनी है, और इक्वेशन में चेंज क्यों किया गया वो चीज़ याद रखनी है। तो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, जो आइडियल गैसेस फॉलो करती हैं, और रियल गैसेस जो हैं वो वॉन डर वॉल इक्वेशन को फॉलो करेंगी, जो यहाँ पे सामने लिखी हुई है, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम टर्म को हमने करेक्ट किया है। क्यों करेक्ट करना पड़ा हमको, क्योंकि जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स पे बेस्ड थी, और गैसेस जो हैं वो पूरी तरह से काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर पाती। जो 2 अजम्पशंस हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं फॉल्टी अजम्पशंस। तो उनको करेक्ट करने के लिए वॉन डर वॉल ने एक इक्वेशन और प्रेजेंट करी, और काफ़ी सारी गैसेस जो हैं वो जो है इसी रियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। चाहे कोई भी रेंज हो टेम्परेचर और प्रेशर की, वो इस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। अब जो A और B की हम बात कर रहे थे, तो वो A एंड B जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं वॉन डर वॉल कांस्टेंट, वॉन डर वॉल कांस्टेंट्स कहलाते हैं। और इसमें से हमने कहा था कि A क्या है, तो जो A है, कांस्टेंट A है, दैट इज रिलेटेड टू द इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, और गैसेस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ A विल बी लिक्विफाइड ईजिली। यानी अगर आपको 4 वैल्यूज दे रखी हो A की,
और आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सी इजीली लिक्विफाई होगी, तो आप देख लीजिए कि ए की जिसकी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वही इजीली लिक्विफाई होगी। और बी की जो हमने बात करी थी कि बी की सिग्निफिकेंस क्या है, तो जो कांस्टेंट बी है वो बेसिकली रिलेट करता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल से। जितना ज़्यादा साइज होगा मॉलिक्यूल्स का उतना ही ज़्यादा वैल्यू आएगी बी की, ठीक है। और एक पॉइंट हमने और बोला था, वो भी फिर से रिकॉल कर लें कि द वैल्यू ऑफ बी इज एक्चुअली 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो दिस इज वॉन डर वॉल इक्वेशन। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस। तो पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो अभी हमने कहा था कि जो आइडियल गैसेस हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं। आइडियल गैसेस की हम बात करेंगे तो दे ओबे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, और नीचे लिख भी देते हैं क्या है वो इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। डिफरेंसेस अब जब भी लिखते हैं लाइन ड्रॉ करके ही लिखते हैं। और रियल गैसेस में हम बात करेंगे तो रियल गैसेस क्या ओबे करती हैं, वो वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट को फॉलो करती हैं। द रियल गैसेस या दे ओबे वॉन डर वॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। दोबारा से इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, ऑलरेडी पीछे लिख चुके हैं उसको। उसके अलावा जब हम गैसेस लॉस की बात करते हैं तो जो आइडियल गैसेस हैं वो तो गैसेस लॉस को या गैस लॉस को सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो करती हैं, लेकिन जो रियल गैसेस हैं वो गैस लॉस को तभी फॉलो करेंगी जब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होगा। तो दीज गैसेस यानी कि रियल गैसेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो दीज गैसेस ओबेज गैस लॉस एट हाई टेम्परेचर, HT शॉर्ट में लिखा है, एंड लो प्रेशर। एंड आइडियल गैसेस क्या करेंगी, दे ओबे गैस लॉस, दे ओबे गैस लॉस all temperatures and pressure, at all temperatures and pressures। ये सेकेंड पॉइंट होगा, राइट। थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो क्या थर्ड पॉइंट है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, उस हिसाब से क्या थर्ड डिफरेंस निकल के आ रहा है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो हम Z की बात करते हैं, आइडियल गैसेस में तो हमें 1 मिलता है लेकिन रियल गैसेस में वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो आइडियल गैसेस के लिए 1 होगा, लेकिन रियल गैसेस के लिए या तो लेस देन 1 होगा या फिर जो है ग्रेटर देन 1 होगा। और फोर्थ और लास्ट डिफरेंस भी अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ाई है उसको काइनेटिक थ्योरी का जो एक अजम्पशन, हम फॉल्टी अजम्पशंस की बात कर रहे थे, जिसमें कहा गया था कि जो आइडियल गैसेस हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल जीरो होते हैं, लेकिन रियल गैसेस के लिए हमने कहा था, तो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमने कहा था कभी भी वो जीरो नहीं होते। तो रियल गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस among the molecules of real gases, the molecules of real gas is never equal to zero, is never equal to zero, ठीक है ना। इसको बल्कि नेवर और नॉट इक्वल टू ज़ीरो का ये साइन होता है, तो ये कभी भी जो है ज़ीरो नहीं होंगे। लेकिन अगर हम आइडियल गैसेस में बात करेंगे तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आते हैं इन गैसेस के मॉलिक्यूल्स में, दे आर इक्वल टू कितने होने चाहिए, ज़ीरो के बराबर होने चाहिए। मतलब कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होंगे आइडियल गैसेस में, लेकिन रियल गैसेस में कुछ ना कुछ ज़रूर होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस। So this is sufficient for this class. Thank you so much, students.